देखो बच्चों, हम लोग जो कार्बनिक रसायन है उसका बेसिक पढ़ चुके हैं। आयुपीएसी नामकरण हमने लगभग सीख लिया, लेकिन अभी जो है ऐसा नहीं है कि आयुपीएसी नामकरण खत्म हो गया है। जब ये चैप्टर आप पूरी केमिस्ट्री जब ये पढ़ोगे कार्बनिक रसायन वाली, ठीक है, तो इसमें कहीं ना कहीं जैसे पहला हाइड्रोकार्बन चैप्टर होगा, ईथर वगैरह होगा, एल्कोहल होगा, तो सभी में जब ये चैप्टर पढ़ाएंगे तो शुरू में उसके कुछ तत्व जो रहेंगे उनका नामकरण हम आपका फिर देंगे, तो फिर वहाँ पे सिखाएंगे। ठीक है, बात समझ पा रहे कि नहीं? यानी पूरी केमिस्ट्री में कार्बनिक रसायन की जो केमिस्ट्री है बेसिक पूरा हमने आपको बता दिया है, और धीरे धीरे जैसे जैसे चैप्टर आएगा तो हर चैप्टर में उन यौगिकों के तत्वों के नामकरण के लिए फिर हम आयुपीएसी का नाम आपको बीच बीच में बताया करेंगे। ठीक है, यानी पूरा आयुपीएसी चलेगा, यानी जो कार्बनिक रसायन है उसमें लास्ट तक आपका आयुपीएसी चलता है। ठीक, तो उसमें आप सीखते रहेंगे धीरे धीरे। बाकी समझ पाए? तो आज यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्या करेंगे। आप लोगों को पता है कि जैसे हम लोग देखेंगे कोई भी जो कार्बनिक रसायन है उसमें क्या होता है, ज़्यादातर मेन रूप से रिएक्शंस होती हैं। क्या होती है? रिएक्शंस। बात समझ पा रहे हैं ना? तो अगर आप लोगों ने एक छोटी सी रिएक्शन हम आपको बताते हैं, जैसे ये है H2 हाइड्रोजन है और I2, ठीक, ये दोनों अगर इन दोनों को मिलाया जाए, ये आपस में रिएक्शन करके आपको पढ़ाया जाता है, कक्षा 10 में भी आप पढ़े होंगे, 2HI बन जाता है, हाइड्रोजन आयोडाइड बन जाता है कि नहीं? बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो आपको ये डायरेक्ट बता दिया जाता है। वास्तव में जो कोई रिएक्शन होती है तो वो बिल्कुल डायरेक्ट नहीं होती है। उसमें क्या होता है कि जब वो रिएक्शन चालू होती है तो उसमें बीच में एक और एक तरीके से कह सकते हैं पदार्थ बनता है, जिसको हम कह देते हैं मध्यवर्ती यौगिक। क्या कहते हैं? मध्यवर्ती यौगिक। जैसे यहाँ पर अगर आप देखो, अगर ये वास्तव में ये रिएक्शन तो आपको पढ़ाई गई है, लेकिन ये जब बनी होगी तो किस तरीके से बनी होगी तो आपको पता है। एच इसको अगर ऐसे आप बनाओगे यहाँ पर तो आपको पता है एच, उसके बाद यहाँ पे बंद ऐसे बना है कि नहीं, एच के बीच है कि नहीं? और आई को देखोगे तो आई और आई के बीच यहाँ पे बंद बना होगा, सिंगल वाला बना होगा कि नहीं? ठीक, तो धीरे धीरे क्या होता है कि जब इन दोनों के बीच रिएक्शन होती है तो उस कंडीशन में होता क्या है कि धीरे धीरे एच और एच के बीच जो बंध है ये बना हुआ है, ठीक है, जिसे हम सहसंयोजी बंध कहेंगे, ये बंध जो है धीरे धीरे कमजोर हो रहा होता है। कैसा हो रहा होता है? ये बंध कमजोर हो रहा होता है। ठीक, और ये वाला भी बंध धीरे धीरे कमजोर होने की कोशिश कर रहा होता है। जब ये दोनों बंध कमजोर हो रहे होते हैं, उसी स्थिति में एच और आई ये आपस में मिल करके बंध बनाने की कोशिश करने लग जाते हैं। मतलब इधर से बंध ये तोड़ने का काम कर रहा है और इधर जोड़ने का काम कर रहा है। इधर ये तोड़ने का काम कर रहा है और इधर ये जोड़ने का काम कर रहा है। मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? ये वाला जो बंध इनके बीच एच और एच के बीच बॉन्डेशन जो था वो धीरे धीरे कमजोर हो रही होगी, आई के बीच धीरे धीरे कमजोर हो रही होगी, और इधर ये एच आई और इधर ये एच आई धीरे धीरे जोड़ने के प्रयास कर रहे होंगे। फिर एक स्थिति धीरे धीरे क्या आता है, तो जो ये बीच में जो ये तुम्हारा कंपाउंड बना हुआ है इसी को हम कह देते हैं मध्यवर्ती यौगिक। क्या कहते हैं? मध्यवर्ती यौगिक। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? मध्यवर्ती यौगिक। क्लियर? अब फिर क्या हो रहा होगा, देखो ये धीरे धीरे रिएक्शन चल रही होगी और चलते चलते फिर ये वाला बंध धीरे धीरे बिल्कुल खत्म ही हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये खत्म हो जाएगा और ये खत्म हो जाएगा, और ये वाला जो बंध है ये वाला बंध एकदम मजबूत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये मजबूत हो जाएगा। तो एच आई और एच आई, एच और एच आई हाइड्रोजन आयोडाइड बन गए, तो दो ही हाइड्रोजन आयोडाइड मिल गए, मिल करके फिर ये किसका बना देते हैं? इसका बन जाते हैं, यानी दो ही हाइड्रोजन आयोडाइड के अणु बन जाते हैं। बात समझ पा रहे हैं? तो ये रिएक्शन जो आपको बनाई गई है, ये जो पढ़ाई जाती है केवल ये वाली बताई जाती है, लेकिन बीच में मध्यवर्ती यौगिक क्या बना है उसके बारे में आपको कोई जिक्र नहीं किया जाता है, लेकिन इंटर में आपको इसके बारे में जिक्र करना पड़ेगा, आपको सिखाया जाएगा। ठीक है, तो बीच में जो ये यौगिक बना है ये अचानक तो हुआ नहीं, ये धीरे धीरे प्रोसेस हुआ है। तो बीच में जो यौगिक बनता है इसी को क्या कहते हैं? मध्यवर्ती यौगिक। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? इसके अलावा तो इसको डॉट कर लेते हैं ऐसे इसी को, ताकि आपको समझ में आ रहा है कि ये वाला यौगिक कौन सा है? मध्यवर्ती यौगिक। समझ पाए कि नहीं? इसके अलावा देखिए, जब ये कार्बनिक रसायन के अंतर्गत हमको यहाँ पे कुछ प्रभाव भी, इफेक्ट भी पढ़ने होंगे। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो यहाँ पर हम मेन रूप से जो पहला प्रभाव है उसको पढ़ते हैं। ये भी चैप्टर में जैसे धीरे धीरे चैप्टर आएंगे तो सभी में ये प्रभाव भी आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ हम सबसे पहला प्रभाव लेते हैं, इसे कहते हैं प्रेरणिक प्रभाव, इंडक्टिव इफेक्ट। क्या कहते हैं इसको अंग्रेजी में? इंडक्टिव इफेक्ट। ये क्या होता है इसको समझ लेते हैं। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? एग्जाम में आपसे इसके बारे में पूछता है कि प्रेरणिक प्रभाव क्या है, इसका उदाहरण सहित मतलब इसकी परिभाषा बताइए तथा इसका उदाहरण भी दीजिए। प्रेरणिक प्रभाव कितने प्रकार का होता है, ये सब ऐसे क्वेश्चन पूछता है आपसे। ठीक है, तो उसको वहाँ पर थ्योरेटिकल रूप में लिखना होता है। तो सबसे पहले हम आपको समझाते हैं कि प्रेरणिक प्रभाव होता क्या है। ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसको अपना कहीं पे नोट कर लेना कि जो कोई रिएक्शन होती है वो बिल्कुल एक ही वे में नहीं होती है, उसमें बीच में एक और यौगिक बनता है धीरे धीरे, जिसको हम मध्यवर्ती यौगिक कहते हैं। वास्तव में इसके बारे में प्रमुख रूप से आपको पढ़ाया नहीं जाता, लेकिन इंटर में आपको इसका अध्ययन करना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ पाए? इसको अपना बना लेना कहीं पे। ठीक, अब हम समझते हैं थोड़ा सा इसके बारे में कि प्रेरणिक प्रभाव क्या है। लेकिन प्रेरणिक प्रभाव समझने से पहले हम आपको यहाँ पे कुछ तत्वों का उदाहरण देते हैं, कुछ यौगिकों का उदाहरण देते हैं, और उसके माध्यम से हम आपको प्रेरणिक प्रभाव समझाने का प्रयास करेंगे। पहले एक छाप ले जल्दी से। देखो बच्चा, अब हम लोग समझेंगे यहाँ पर
प्रेरणिक प्रभाव के बारे में। तो उसके लिए आप यहाँ पे हम कुछ उदाहरण देते हैं, समझिए। जैसे यहाँ पर ये कुछ सदस्य होते हैं, कौन कौन होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक, आयोडीन, ये लोग होते हैं। ठीक, इसमें मेन रूप से इनको देखेंगे, दो को हम आपको बताने जा रहे हैं कि एक पॉइंट होता है केमिस्ट्री में जिसको कहते हैं विद्युत ऋणात्मकता। ये कक्षा 10 में आपने पढ़ा होगा, विद्युत ऋणात्मकता, या कक्षा 11 में भी आपने पढ़ा होगा। ये पॉइंट क्या होता है इसको अभी आपको बताते हैं। तो जैसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे, एक हम यौगिक लेते हैं, जैसे अभी हमने जो लिया है HF, कौन लिया है? HF भी बताया था, HF ले लेते हैं, हाइड्रोजन फ्लोराइड, ठीक है, ये लेते हैं। तो हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है यौगिक कैसा है? ये एक सहसंयोजी यौगिक है। हमने केमिस्ट्री जब आपको पढ़ाना शुरू ही किया था तो उसके बारे में सहसंयोजी यौगिक हैं, आयनिक यौगिक, इनके सबके बारे में डिटेल में बताया था, ठीक है। तो बच्चों देखो, ये कौन है? HF जो है ये वास्तव में कौन सा यौगिक है? सहसंयोजी यौगिक। कैसे? इसको थोड़ा सा आपको बताते हैं, स्ट्रक्चर आप समझेंगे। मान लेते हैं ये जो हाइड्रोजन है ये अपना अलग है, अब फ्लोरीन जो है अलग है, ठीक है। अब फ्लोरीन आप जानते हैं इसकी बारीक कक्षा में कितने परमाणु होते हैं? फ्लोरीन है कितने होते हैं? फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? बताओ भाई, गोबर कुछ। इसकी बारीक कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। बारीक कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। बारीक कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7। क्यों? क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक होता है 9। कितना होता है? 9। रिवीजन तो करोगे नहीं जिंदगी में कभी। और हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, तो इसकी बारीक कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। हमने आपको बताया कि केमिस्ट्री में जितने भी तत्व होते हैं वो सब यही जुगाड़ में रहते हैं कि उसकी बारीक कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए? 8 या फिर 2, जिससे कि वो स्थायी हो जाते हैं। और इसी चक्कर में ये लोग क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, मिल के बंद बनाते हैं, बंद बना करके ये बना लेते हैं यौगिक। क्या बना लेते हैं? यौगिक। ये सब शुरू में केमिस्ट्री में हमने आपको बताया था। तो जैसे यहाँ पर आप देखोगे, इसमें भी क्या है कि ये हाइड्रोजन भाई साहब है, इसकी बारीक कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। ये फ्लोरीन भाई साहब है, इनकी बारीक कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। ये जुगाड़ में है कि कौन मिल जाए हमका तो हम उसे 1 इलेक्ट्रॉन ले लें और ले के हम अपन 8 पूरे कर लें। और ये एक जुगाड़ में है कि हमें कौन मिल जाए तो हम 1 इलेक्ट्रॉन ले लें और हम अपनी बारीक कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लें, जिससे हम स्थायी हो जाए, ठीक। अब ये रास्ता में घूमत घूमत दोनों मिल गए। अब मिले तो भैया यू ऐसे कान ला कि 1 इलेक्ट्रॉन दे दो, तो वो कहिए तो मैं दे देवे, अगर हम तो हम क्या करेंगे। अब यू ऐसे कही तो कहा भैया ऐसा नहीं हो सकता है। इन लोगों ने फिर क्या किया, ऐसा करते हैं हम लोग साझेदारी कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? साझेदारी। तो साझेदारी के क्रम में ये क्या करते हैं कि इसने इसके साथ साझेदारी कर लिया ऐसे, और इसने इसके साथ साझेदारी कर लिया ऐसे। और साझेदारी जब हुई थी तो इन दोनों के बीच शर्त रही थी कि जो इलेक्ट्रॉन साझेदारी वाला रहेगा वो हमेशा बीच में रहेगा। कहाँ रहेगा? बीच में, ठीक है। तो ये दोनों क्या किए, साझेदारी करने के बाद अपना इलेक्ट्रॉन कहाँ रखेंगे? बीच में। ये दोनों लोग जैसे साझेदारी किए उसके बाद कह लिए थे, शर्त बना लिए थे कि हम लोग साझेदारी तो कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म होगा वो हमेशा बीच में आएगा। कहाँ आएगा? बीच, मध्य में आना चाहिए। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? लेकिन यहाँ पर जो फ्लोरीन है ये बड़ा ही बेईमान है, और इसने क्या किया, इसने कहा बंद बनाने के लिए गया था, जब कह रहा था कि हाँ साझेदारी कर लो, हम साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म एकदम बीच में रखेंगे, तुम्हारा भी रहेगा मेरा भी रहेगा, हैं, और हम लोग स्थायी भी हो जाएंगे। तो उस समय इसने जो है कह दिया था कि बिल्कुल बीच में रहना चाहिए। लेकिन जैसे ही इसने बंद बना लिया, बंद बनाने के बाद ये बेईमानी पर उतारू हो जाता है। और करता क्या है, ये जो साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म है धीरे धीरे अपनी ओर खींचने का प्रयास करता है। क्या करता है? ये धीरे धीरे अपनी ओर खींचने का प्रयास करता है। बात समझना है यहाँ पे ध्यान से। तो धीरे धीरे ये अपने ओर खींचने का प्रयास करता है। किसको? साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म जो है बीच में रहना चाहिए, जो कि धीरे धीरे क्या करता है, इस अपनी ओर खींचने का प्रयास करता है। तो पहले बिल्कुल धीरे धीरे खींचेगा, तो जब धीरे धीरे खींचता है तो हाइड्रोजन कहता है कोई बात नहीं, ऐसे हो सकता है खींच रहा हो। लेकिन ये फिर बाद में क्या करता है, और तेजी खींच के अपने पास ले आता है। बात तो हाइड्रोजन बोला कि काय खींच रहे हो, तो उसको धमका देता है, ये ज़्यादा ना बोल, जो हम जिन कही रहे वही समझो, तो खींच के अपने पास ले आओ, ठीक। अब हाइड्रोजन बेचारा रहा सीधा साधा है, अब उतनी ताकत उसके पास है नहीं कि क्या कर ले। अब बंद गया है चक्कर में तो कुछ नहीं करेगा बेचारा, कहता ठीक है ले गए, ठीक लेते जाओ, ठीक लेते जाओ, अपने पास धर ले जाके, ज़्यादा खुश रही हो। तो यो इलेक्ट्रॉन का अपने पास खींच ले गया। किसको खींच ले गया? क्योंकि साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म था। मेरी बात समझ पाए? और जब इलेक्ट्रॉन को ये अपने पास खींच ले जाएगा तो वास्तव में बेईमान कहलाएगा कि नहीं है? बिल्कुल बेईमान हो गया। केमिस्ट्री में इसी बेईमानी की भाषा को हम कहते हैं विद्युत ऋणात्मकता। क्या कहते हैं? केमिस्ट्री में इसी बेईमानी की भाषा क्या कहते हैं? विद्युत ऋणात्मकता। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? क्या कहते हैं इसे? विद्युत ऋणात्मकता। बात समझ पाए? अब जब ये बेईमानी कर लिया है, यानी इलेक्ट्रॉन को दुई अपने पास खींच लिया है, तो हमने आपको आप फिजिक्स में पढ़े होंगे कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को देता है, मान लो हमने 1 इलेक्ट्रॉन तुम्हें दिया,
तो तुम्हारे ऊपर ऋण आवेश आ जाएगा, तुम ऋणी हो जाओगे। अब हमारे ऊपर धन आवेश आ जाएगा, हम धनी हो जाएंगे। होता है कि नहीं? लेकिन यहाँ पर ये हाइड्रोजन जो है ये कद हमेशा के लिए दे दिया इसको नहीं, लेकिन फिर भी ये जबरदस्ती खरीद के लेगा, तो लेगा तो कल ले जाओ, छल ले जाओ, ठीक है, बंद तो बन हो रही है लेगा। तो जब लेगा तो इसके ऊपर धनावेश आएगा, इसके ऊपर क्या आएगा? धनावेश, और इसके ऊपर क्या आएगा? ऋणावेश। लेकिन आंशिक वाला आएगा। कौन वाला आएगा? आंशिक। क्यों आंशिक वाला आएगा? पूरी तरीके से थोड़ा रहेगा, तो इसके ऊपर आ जाएगा आंशिक धनावेश, इसको ऐसे प्रदर्शित करते हैं, और इसके ऊपर आ जाएगा आंशिक ऋणावेश, इसको ऐसे प्रदर्शित करते हैं। मेरी बात समझ पाए? यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं? अब यहाँ पर जो ये तत्व जो बना था HF, ये जो तत्व बना था, सॉरी यौगिक जो बना था HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड, ये यौगिक कौन था बेटा? साझेदारी हुई थी तो सहसंयोजी यौगिक बना था। लेकिन जैसे ही ये बेईमानी की स्थिति आ गई तो क्या हो गया कि जो ये यौगिक था ये ध्रुवित हो चुका है। कैसा हो चुका है? ध्रुवित। मेरी बात ध्यान समझते रहिए। यौगिक कैसा हो चुका है? ध्रुवित। ध्रुवित का मतलब ये होता है, कोई भी अगर कहते ध्रुव क्या होते हैं? ध्रुव, तो कोई भी चीज़ जिसमें द्वि किनारे होते हैं वो क्या कहलाते हैं? ध्रुव। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये किनारा धनावेशित है, जो किनारा ऋणावेशित है, तो जो यौगिक है ये कैसा हो चुका है? ध्रुवित हो चुका है। मेरी बात समझ पाए? यहाँ तक किसी को डाउट? किसी को डाउट यहाँ पर? तो आपसे अगर कोई कह दे कि विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, हालांकि कक्षा 11 में आपको पढ़ाया गया है, विद्युत ऋणात्मकता 10 में भी पढ़ाया गया है, ठीक है, लेकिन कोई परिभाषा कह दे कि विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, तो क्या बताओगे? किसी सहसंयोजी यौगिक में, किसी सहसंयोजी यौगिक में साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को, साझे के, ध्यान समझना, किसी सहसंयोजी यौगिक है कि नहीं, किसी सहसंयोजी यौगिक में साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर खींचने की क्षमता को, अपनी ओर खींचने की क्षमता को विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। सीधे कह दो बेईमानी को, सीधा बेईमानी तो कर रहा हो, शुरू में बंद बना रहे, इसके बीच में रखिए, अब बाद में अपनी ओर खींच रहे हो। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो बेईमान कौन है? फ्लोरीन। तो याद रहेगा ना विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? विद्युत ऋणात्मकता कैसे बताओगे? किसी भी सहसंयोजी यौगिक में, किसी भी सहसंयोजी यौगिक है कि नहीं, साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपने ओर खींचने की क्षमता को विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। हम आपसे अब कहेंगे बच्चा विद्युत ऋणात्मकता F की ज़्यादा है कि H की? F की ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है आपकी। F है तो खींच लेगी अपनी तरफ, बेईमान कौन है आप? विद्युत ऋणात्मकता किसकी ज़्यादा है? F की। तो यहाँ पे कुछ तत्व होते हैं जिनकी विद्युत ऋणात्मकता आपको याद करनी है, तो थोड़ा सा हम बता देते हैं। देखिए, आपको एक टर्म याद रखना है, FOCF, याद रखना। ये है शब्द फोकल सी। क्या है ये? फोकल सी, ठीक है। बात समझ पा रहे हो नहीं? विद्युत ऋणात्मकता मापने के लिए पैमाना होता है, उसके द्वारा ये विद्युत ऋणात्मकता मापी गई है, ठीक है। तो इसका जो विद्युत ऋणात्मकता होती है F की, वो होती है 4, और O की होती है 3.5, Cl की होती है 3, और C की होती है 2.5, ठीक। ये आप इतना याद रखेंगे। और भी तत्वों की होती है, लेकिन इनमें अगर देखोगे तो किसकी ज़्यादा है? F की। तो फोकल सी में आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा बेईमान कौन है? फ्लोरीन है। कौन है? फ्लोरीन। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो विद्युत ऋणात्मकता, ये देखो बेईमान यू है, सी भी है, एक ही भी विद्युत ऋणात्मकता 2.5 है। अगर हाइड्रोजन के साथ एक पल्ला पड़ेगा तो हाइड्रोजन से खींच लेगी, लेकिन भैया हन ऐसे बड़ा वाला पड़ेगा कि नहीं? तो बेईमान यू रहा है एक टाइम पर, लेकिन उससे बड़ा वाला मिलेगा तो लियो वो घसीट डलेगा। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो विद्युत ऋणात्मकता के लिए आप ये इतना टर्म याद रखेंगे कि इनकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज़्यादा है फोकल सी। F की होती है 4, इससे थोड़ा सा आधा कम करेंगे, O की 3.5, Cl की 3 और C की 2.5, ठीक है। इतनी बात समझ पाए कि नहीं? यहाँ तक किसी को डाउट? यहाँ तक किसी को डाउट ना? नहीं ना? तो यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया होगा। ये जो पढ़ाया जाता है ये वास्तव में आपको फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है। अब इसी को लिंक करके हम प्रेरणिक प्रभाव को पढ़ेंगे। इसको पढ़ेंगे, प्रेरणिक। तो देखो हमने जो समझाया ये यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको समझिए आप लोग। क्या लिखा हुआ देखो, कार्बनिक यौगिकों में प्रायः सहसंयोजक बंद होते हैं। अच्छा, सही बात है कि नहीं? जितने भी कार्बनिक यौगिक होते हैं उसमें सहसंयोजी बंद ही तो होते हैं। कैसे? समझा दें, कहा तुम लोग गोबर हो हैं। जैसे ये है कार्बन की 4 संयोजकता होती है, तो 4 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 बारीक कक्षा में रहेंगे, और 4 हाइड्रोजन मिल जाए, एक N, एक यो, तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन रहता है, और यही साझेदारी करके यही तो बंद बना लेते हैं। तो CH4 यानी क्या बन गया? मीथेन। ऐसे कार्बन के जितने भी यौगिक रहेंगे सब कौन बंद बनाते हैं? सहसंयोजी। तो ये लाइन क्लियर हो गई सबको? कार्बन के जितने यौगिक हैं सब कौन बंद बनाते हैं? सहसंयोजी। अगला देखिए, अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है? जब कोई सहसंयोजी बंद, तो कोई मान लो ये सहसंयोजी बंद ही तो है HF में, बताओ HF में जो ये बंद बनो है सहसंयोजी बंद तो है। देखो, जब कोई सहसंयोजी बंद दो भिन्न विद्युत ऋणात्मकता, तो एक ही विद्युत ऋणात्मकता
एक ही विद्युत ऋणात्मकता है 4 और एक ही बहुत कम होती है H की, ठीक है। तो दो भिन्न विद्युत ऋणात्मकता के परमाणुओं के बीच बनता है। जब कोई सहसंयोजी बंध दो भिन्न विद्युत ऋणात्मकता के परमाणुओं के बीच बनता है तो एक ही विद्युत ऋणात्मकता 4 होती है, एक ही बहुत कम होती है H की। तो इनकी विद्युत ऋणात्मकता अलग अलग है कि नहीं। आगे देखो क्या कर रहा है, बनता है तो साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म, तो साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म यही रहा कि नहीं। साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म मध्य में नहीं बल्कि अधिक विद्युत ऋणी परमाणु की ओर आ जाता है। तो साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म जो है वो मध्य में नहीं रह पाता है, वो किसके पास चले जाएगा, अधिक विद्युत ऋणी परमाणु के पास, तत्व के पास पहुंच जाता है। ठीक, ये देखो पहुंच गया, पहुंच जाता तो फिर क्या होगा, जिससे उस यौगिक के, जिससे जो यौगिक है यौगिक, उस यौगिक के तत्वों में, तो तत्व कौन है H और F, तत्वों में आंशिक धनावेश, तो एफर आगा आंशिक धनावेश, जैसे दूर जा रहा हो क्यों पर आवत आंशिक धनावेश, तथा आंशिक ऋण आवेश, एफर आगा आंशिक ऋण आवेश आ जाता है, जिससे यौगिक ध्रुवित हो जाता है। कक्षा 11 में ये आप पढ़ चुके हो। अब इसी को ये जो पूरा हमें बताइए आपका उदाहरण एन पर छाप लेना है। ठीक, क्लियर। अब विद्युत ऋणात्मकता आपको पता ही है, क्या बताया हमने अभी, विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, किसी भी सहसंयोजी यौगिक में, किसी भी सहसंयोजी यौगिक में साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म अपनी ओर आकर्षित या खींचने की करने की जो क्षमता होती है उसी को क्या कहते हैं। ठीक, बात समझ पाए, तो यहाँ तक समझ पाए। अब यही जो पूरा सिस्टम है, जो यहाँ पे बेईमानी वाला सिस्टम चल रहा है, ठीक है, वही काम कार्बनिक यौगिकों में भी होगा। तो जब वही काम कार्बनिक यौगिकों में होगा तो वही बन जाएगा प्रेरणिक प्रभाव। क्या बन जाएगा, बात समझ पाए। तो अब हम, आप इसको इतना जल्दी छाप ले रखे नीचे, फिर हम प्रेरणिक प्रभाव का उदाहरण देके समझाते हैं। जल्दी छापो फटाफट। ठीक बच्चों, तो ये बात समझ में आई होगी आपको, है। अब हम इसी बात को कार्बनिक यौगिकों में समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग समझेंगे बच्चों, जैसे मान लेते हैं एक ये कार्बन की कोई श्रृंखला है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड, ऐसे इतनी ले लेते हैं, सिंगल बॉन्ड के बाद यहाँ पे कोनो X लगा दिया और एक इधर लगा देते हैं, एक और बनाते हैं श्रृंखला CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड यहाँ पे Y ले लिया। ये दो अलग अलग, देखिए पहले कार्बन इसमें 4 हैं पूरे, 1 2 3 4, इसमें देखो 4 हैं, 4 इसमें भी 4 है ना, 1 2 3 4, ज़्यादा हो गया ना, अब रहेगा 1 2 3, सही रहा। अच्छा ठीक, CH2, ठीक है, क्लियर। यहाँ पे हमने दो अलग अलग कार्बन की श्रृंखलाएं ली हैं। यहाँ बस आप समझेंगे क्या, पहले थोड़ा सा बच्चों, जो यहाँ पे एक ये तत्व जोड़ा है X और एक यहाँ पे तत्व जोड़ा है Y, ये भी कार्बन की श्रृंखला है, ये भी कार्बन की श्रृंखला। ध्यान समझोगे आप लोग ना, पल्ले नहीं पड़ेगा ये, ठीक है, रटना पड़ेगा फिर, और रटो नहीं पाओगे इतना बड़ा, समझ रहे हो कि नहीं। तो बच्चा अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये दो श्रृंखलाएं अलग अलग ली हैं, ठीक, दो श्रृंखलाएं हमने अलग अलग ली हैं यहाँ पे। तो अब यहाँ पे आप समझेंगे, अगर यहाँ पर देखो बच्चों, ये जो X यौगिक जुड़ा हुआ है, ये जो X यौगिक जुड़ा हुआ है, यौगिक बोल रहे सॉरी, तत्व जुड़ा हुआ है, ये X क्या जुड़ा हुआ है, तत्व। तो मान लेते हैं X तत्व ऐसा जुड़ा हुआ, जैसे अभी आपको वर्ड याद कराया हमने, फोकल C याद कराया है ना। तो फोकल C में अगर आप देखोगे तो फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता, ऑक्सीजन की, क्लोरीन की, इन तीनों की विद्युत ऋणात्मकता इस C से ज़्यादा है कि नहीं है, यानी ये तीनों बहुत ज़्यादा बेईमान है C की तुलना में। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। यानी हम ये कह सकते हैं कि कार्बन की श्रृंखला में, कार्बन की जो श्रृंखला है या कार्बन की जो मुख्य श्रृंखला है, उसके साथ में अगर कोनो एक ऐसा तत्व जोड़ा जाए जिसकी विद्युत ऋणात्मकता कार्बन से ज़्यादा हो, जिसकी विद्युत ऋणात्मकता कार्बन से ज़्यादा हो, यानी आप समझेंगे यहाँ पे क्या देखेंगे कि जो यहाँ X है, X की विद्युत ऋणात्मकता, X की ऐसे लिख देंगे I ऑफ X, I का मतलब इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, निगेटिविटी ऑफ X, यानी निगेटिविटी जो X की है, ठीक है, वो इज ग्रेटर देन किससे है, C से। ये बात पल्ले पड़ी, थोड़ा बहुत समझ में आओ। हम ये कह रहे हैं कि बेटा जो ये कार्बन की मेन श्रृंखला है, उस कार्बन की मेन श्रृंखला में अगर कोनो एक ऐसा तत्व हम जोड़ दें जिसका विद्युत ऋणात्मकता इस कार्बन से ज़्यादा हो, किससे ज़्यादा हो, यहाँ तक बात समझ में। तो आपको तो ये मालूम है कि इनके बीच जो ये बंध बनो है, ये सहसंयोजी बंध है कि नहीं, सहसंयोजी बंध सबका पता है।
तो एक ही विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा है, एक ही ज़्यादा है यक्स की। यक्स की जगह कौन तत्व हो सकता है? हो सकती है एफ, हो सकती है ओ, हो सकती है Cl। इसे समझाने के लिए आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो आप देख क्या रहे हो, यक्स की जो विद्युत ऋणात्मकता है वो कार्बन से ज़्यादा है, कार्बन से ज़्यादा है। कहने का मतलब यक्स जो ज़्यादा बेईमान है सी से, यक्स किससे ज़्यादा बेईमान है? सी। अब अगर ये सी से ज़्यादा बेईमान है तो ये दोनों क्या करें? साझेदारी करिए ना, वही से ये सहसंयोजी बंद बनो है। क्या बनो है? अब जब सहसंयोजी बंद बनो हुई है तो साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म बीच में आना चाहिए, आना चाहिए कि ना? आना चाहिए ना बच्चों। तो साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म आना चाहिए बीच में। तो जब साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म बीच में आना चाहिए तो ऐसा तो होगा नहीं, होगा क्या ऐसा? क्या है? क्योंकि भैया ये कार्बन से ज़्यादा वाला बेईमान वाला आदमी है, आइयो खींच ली अपनी तरफ, यो खींची अपनी तरफ, आइयो तो अपनी तरफ खींची, लेकिन एमा कार्बन ये अकेले थोड़ो है, कार्बन के साथ और साथी हैं कि श्रृंखला है, ऐसी श्रृंखला है। लेकिन फिर भी ये एक अकेला इन सब पर भारी पड़ जाएगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? ये इतना बेईमान है कि ये सब मिलकर खींचे कि कहाँ ले जा रहे हो, लेकिन ना एक ही विद्युत ऋणात्मकता बहुत ज़्यादा है। जब एक ही बहुत ज़्यादा है तो यो क्या करी, साझे का इलेक्ट्रॉन थोड़ा बड़ा बना दें तो और अच्छा बढ़िया लगी, ताकि तुम्हें समझ में आ जाए स्पष्ट, ठीक है। अब यो यक्स है, यक्स क्या करी, एक ही विद्युत ऋणात्मकता एक सी से ज़्यादा है तो ये साझे का इलेक्ट्रॉन यूँ घसीट लाई अपने पास। कहाँ घसीट लाई? अपने पास। बात समझ पा रहे हैं? यो साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म अपने पास घसीट लेगा और ये सब जोर लगाते ले जाएंगे, खींचते रह जाएंगे कि ना 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 ले जाओ। बात समझ पा रहे हैं? तो होगा क्या, इसके ऊपर तो आंशिक, इसके ऊपर कौन आएगा? ऋणावेश, आंशिक ऋणावेश आएगा। ये तो बात क्लियर है। वो घसीट रहेगा, बेईमानी करेगा, समझ चुके हो ना, पुराना उदाहरण दिया है। और जो भाई साहब यो वाला जो मेन आदमी है, ये तो मेन है ना, एक के ऊपर का ये आंशिक धनावेश का, ये आंशिक धनावेश आई कि ना? पक्का इतनी बात क्लियर? अगर यो अकेले होता तो ये सिस्टम तुम्हारा बन जाता। लेकिन एक चीज़ बताओ, यो तो जोर लगा ही रहो इलेक्ट्रॉन के खिंचवे के मारे, नहीं लगा रहो, लेकिन ये पीछे भी यही तो लोग तो लगे हैं, यही लगे हैं। आप ऐसे समझो कि जब कौन रस्सा वाला खेल होती नहीं होती, रस्सा वाला, तो मान लो ये एक आदमी है, एक यो आदमी है, ठीक, एक यो आदमी है, 3, और यह रस्सी है और इधर एक बढ़िया खली लगा दी इनका, ठीक, खिंचवे खातिर। बात समझो, इधर 3 उधर अकेले, ये सब पकड़ के रस्सा खींच रहे हैं, ठीक है, सब पकड़ के रस्सा खींच रहे हैं। अब आप बताओ, जो खली है ये अपनी तरफ ज़्यादा खींच ले, इन तीनों खींच ले, ये सब पकड़ के मार खींची। तो एक चीज़ बताओ, इन तीनों में सबसे ज़्यादा कौन झुकी? पहले वाला नहीं झुकी, सबसे ज़्यादा जोर भी यही लगाई। यो जैसे खींच रहा हो सबसे ज़्यादा जोर तो यही पर लगी है ना, खली जैसे खींच रहा हो, मान लो यो वाला खली, ये खली बना दी ना, तो जब खींची है तो सबसे ज़्यादा कौन झुकी है? पहले वाला लगाई, ताकत एकदम झुकी। अब ओके पीछे हुई है वो लगाई, लेकिन वो हल्का कम झुकी। और जब वो पीछे हुई है वो आराम से तुम लोग लगे रहो, हम तो पीछे हैं। तो अगर ध्यान से आप देखोगे तो बेटा यहाँ पर ध्यान समझना, यो वाला यानी झुक गया इतना, देखो पहला वाला इतना झुक गया पकड़ी हुए खातिर, ठीक है, बहुत झुका दी नहीं। दूसरा वाला भी झुका है लेकिन ये थोड़ा सा कम झुका है, ठीक बच्चा। और तीसरा वाला भी झुका है, ये थोड़ा सा वो कम झुका है, ठीक। बस इसका मतलब क्या समझाने का थोड़ा सा तरीका है। मतलब आप ये देखोगे कि इस पर तो आंशिक ऋणावेश आ ही चुका है, लेकिन इस पर भी आएगा आंशिक ऋणावेश, लेकिन कभी एफर भी आएगा क्या? एफर भी आएगा, लेकिन एमा आंशिक का भी आंशिक आएगा। नहीं बात समझ में? और कम कर दो तो आंशिक का, जब का आंशिक आएगा तो एफर आंशिक का डबल ये लगा देंगे डेल्टा। बात समझ पाए? और एफर आएगा क्या? इस पर भी आएगा, तो इस पर आंशिक और ओखर आंशिक, और आगे अगर होता तो और आंशिक लगाओ चले जाते हो। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? यानी ई कार्बन की जो चैन है, इस कार्बन की चैन में प्रत्येक कार्बन पर आंशिक धन आवेश आएगा कि नहीं? क्या आएगा? आंशिक धन आवेश आएगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? और यही जो प्रभाव है, इसी प्रभाव को हम प्रेरणिक प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं इसी को? प्रेरणिक प्रभाव। बात समझ पाए? लेकिन एक तो कंडीशन यह हुई गई, लेकिन एक तरफ दूसरी एक चैन और बनाई। बात समझ पा रहे हो नहीं? ये प्रेरणिक प्रभाव है, अब कुछ नहीं है। तो प्रेरणिक प्रभाव वो फिजिक्स में, फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो। वो जो अभी आप उपका बता ही रहा है, कौन वाला? HI वाला बता ही रहा है ना। तो HI वाले में भी वही तो वही काम ही हो रहा है, वही काम है रो। बस वहाँ बात इतनी है कि हमारा कार्बन की श्रृंखला लग गई है, तो कार्बन की श्रृंखला में जो आंशिक रूप से यो आवेश बटा चलो जा रहा हो, बस यही प्रभाव क्या कहलाएगा? प्रेरणिक प्रभाव। तो एक लाइन में परिभाषा का हो ही जाइए, ये समझाना पड़ी दुनिया की बातें, तब प्रेरणिक प्रभाव की परिभाषा लास्ट में बताइए। अभी तो हम लोग एक लाइन में बता देते, एक लाइन में नहीं, ये पूरी बात बतानी पड़ेगी अगर एग्जाम में आएगा तो, ठीक। अब आगे देखेंगे इसमें, अगला यहाँ पे इसको समझते हैं। अब मान लेते हैं यहाँ पर एक बेटा देखो, ये Y है, ये क्या है?
वाई, ये भी एक तत्व है, जैसे यहाँ पर एक ही तत्व था, तो यहाँ पर वाई की जो विद्युत ऋणात्मकता है, ध्यान से समझोगे आप लोग, यहाँ पे वाई की जो विद्युत ऋणात्मकता है, किसकी, वाई की, उसकी विद्युत ऋणात्मकता कार्बन से कम है। जैसे कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता कितनी होती है, इसकी 4, इसकी 3.5, इसकी 3, इसके 2.5। तो यहाँ पे हम वो वाले तत्व लाएंगे जिनकी विद्युत ऋणात्मकता जो होगी वो 2 से नीचे होगी, 2 होगी, 1 होगी, किसी की आधी होगी, ऐसे बात समझ में। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं, यहाँ पे जो इस वाली श्रृंखला में जो विद्युत ऋणात्मकता होगी वाई की जो विद्युत ऋणात्मकता होगी वो किससे कम होगी बेटा, कार्बन की श्रृंखला से। ठीक, बात समझ पाए, सही बात है। यानी कार्बन की श्रृंखला की विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होगी वाई से। ठीक, यानी हन पर जो हम लगाइए कमजोर आदमी को लगा दी ने, एक ही तुलना में ज़्यादा बेईमान पड़ी कार्बन, तब कार्बन अब देखिए, अब एक खैर कार्बन के मौका हो, पहले देखो बेईमानी का शिकार हुई करा है कार्बन, अब तक आदि चलो अब तो इस करीब अपने से कमजोर आदमी से लड़ी हो जाए, पिछली दाएँ जो है हमसे मजबूत मिली करा है, सब तीनों का हरा दिन, अब तो यही करीब हम लोग 3 हन लड़ी में जरूर एक से, लेकिन इस कर थोड़ा कमजोर आदमी चुन हो जाए, तो ये वाई का चुनी। अब वाई जो रहा है, एक ही विद्युत ऋणात्मकता जो रहा है वह कार्बन से कम रहा है। गए वाई के साथ साझेदारी करी, कहा था ऐसा करते हैं, साझे का इलेक्ट्रॉनिक हम लोग रखेंगे कहाँ, बीच में। और जैसे ही ये साझा किए और वो बीच में रखने की बजाय ये कार्बन क्या करेगा, आप अपने पास खींचेगा, क्या करेगा, बात पल्ले पड़ रही ना, कार्बन क्या करेगा, अपने पास खींचेगा। ले जो होगा बेईमान की नहीं, पहले खुद बेईमानी का शिकार, अब खुद बेईमान बनेगा। बात समझ रहे नहीं, इसी मतलब जो कमज़ोर होता है समाज में, ऐसा ये सिस्टम है कि नहीं, जो कमज़ोर है उसको सताया जाता है, कि नहीं। तो इसलिए जीवन में कमज़ोर नहीं बनिए आप लोग, पावरफुल बनिए, समझ रहे हो कि नहीं, वरना सब सताएंगे आपको। ठीक, समझ रहे हो ना, वही सिस्टम हर जगह लागू होता है। तो अब पर देखो कब ताकतवर होगा कार्बन, क्या सताएगा, बेईमानी कर लीजिएगा, खींचे इधर। अब एक चीज़ फिर यहाँ पर समझो आप लोग, अब 3 लोग लगे हैं, उधर अकेला है, तो जब 3 लोग लगे हैं उधर अकेला है, तो ये 3 लोग ज़्यादा पावरफुल पड़ी गए। तो अब यहाँ पर आप ये बताओ कि यहाँ पर जब यो ऐसे खींचिए तो सबसे ज़्यादा कौन झुकी है, यो वाला कार्बन की यो, मान लो आदमी की तरफ समझो, यो वाला ज़्यादा झुकेगा, ऐसे ऐसे करके देखो, ऐसे सबसे ज़्यादा जोर कौन लगाएगा, झुकी वाला सुनो, सबसे ज़्यादा ताकत कौन लगाएगा, ये वाला कि ये वाला कि ये वाला, सबसे वाला ये ज़्यादा ताकत ये लगाएगा। बात समझ पा रहे कि नहीं। तो जब सबसे ज़्यादा ताकत ये लगाएगा तो इसके ऊपर देखो, इसके पास खींचा तो इसके ऊपर आ जाएगा आंशिक ऋणावेश, क्या आ जाएगा, और इसके ऊपर आ जाएगा आंशिक धनावेश। एक ही ऊपर आंशिक ऋणावेश आओ और एक ही ऊपर भी आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन एक ही ऊपर आंशिक का आंशिक ऋणावेश आएगा, एक ही ऊपर आएगा क्या, इसके ऊपर आंशिक का आंशिक ऋणावेश आएगा। बात समझ पा रहे कि नहीं, क्लियर। तो यह प्रेरणिक प्रभाव है, तो प्रेरणिक प्रभाव तो 2 प्रकार के होगा, नहीं होगा कि नहीं। एक ये चैन में देखिए प्रेरणिक प्रभाव, एक ई चैन में देखिए प्रेरणिक प्रभाव, तो प्रेरणिक प्रभाव कितने प्रकार का, 2 प्रकार। तो एक प्रेरणिक प्रभाव जो है उसको कहते हैं धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव, अब एक को कहते हैं ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव। क्या कहते हैं, ये पर देखो कार्बन श्रृंखला के बीच धन 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 आवेश है, इसलिए ये वाला प्रभाव धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव होगा। कौन होगा, इसको कहते हैं धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव। बात समझ में आ रही है, हाँ। तो धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव इसे क्या कहते हैं, धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव। और ये हमारे पर ऋण ऋणावेश और बेईमान खुद बनेगा, तो इस प्रभाव को कहते हैं ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव। क्या कहते हैं इसे, ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव। बात समझ पाए। तो प्रेरणिक प्रभाव कितने प्रकार का, 2 प्रकार का, एक है धनात्मक वाला, एक है ऋणात्मक वाला। अब कह दो प्रेरणिक प्रभाव 2 प्रकार बता देनी, परिभाषा तो बताया ही नहीं, तो परिभाषा ये लिख देनी है लाल कलर में, ताकि आपका समझ में आ जाए, हैं। तो पढ़ो देखो क्या लिखो है, इसीलिए यदि किसी कार्बन श्रृंखला में कोई कार्बन परमाणु, किसी कार्बन श्रृंखला में देखा जाओ, उदाहरण हो किसी कार्बन श्रृंखला में, तो ये कार्बन श्रृंखला हो गई में कोई कार्बन परमाणु भिन्न विद्युत ऋणात्मकता के परमाणु से जुड़ा है, यानी भिन्न मतलब अलग विद्युत ऋणात्मकता के परमाणु से जुड़ा है, मतलब ये कार्बन श्रृंखला है और एक ही विद्युत ऋणात्मकता मान लेते 4 है, तो एक ही कितनी होती है कार्बन की 2.5, तो अलग है क्या, भिन्न है क्या कि नहीं बात समझ पाए। और एमा देखो एमा कम हुई है 2.5 से कम, तो योगी भिन्न हुई है, तो वही बात है। क्या लिखा हुआ, यदि किसी कार्बन श्रृंखला में कोई कार्बन परमाणु भिन्न विद्युत ऋणात्मकता के परमाणु से जुड़ा है, तो उपरोक्त प्रभाव, कौन उपरोक्त प्रभाव, पढ़ चुके हो,
तो उपरोक्त प्रभाव इस बंध में भी प्रदर्शित होगा। उपरोक्त प्रभाव इस बंध में भी प्रदर्शित होगा। कौन प्रभाव ये वाला है? अब एक के बारे में भी थोड़ा पता, यही पूरा लिख के कि वो कौन प्रभाव हो, तो ठीक हो, तो पहले बता चुके हो। हाँ, उपरोक्त प्रभाव इस बंध में भी प्रदर्शित होता है तथा कार्बन परमाणुओं पर उत्पन्न आवेश ठीक है, आवेश इसके पीछे जुड़ी कार्बन श्रृंखला में क्रमशः स्थानांतरित का मतलब होता है एक के बाद मिला चलो जाती है, क्रमशः स्थानांतरित हो जाता है। यही प्रभाव प्रेरणिक प्रभाव कहलाता है। यही प्रभाव क्या कहलाता है? बताओ, परिभाषा समझ में आई? अब इसको अपनी लैंग्वेज में अपना लिख सकते हो, या 2-3 बार इसको पढ़ोगे तो याद हो जाएगी। ये समझ में आया आपको? तो प्रेरणिक प्रभाव 2 प्रकार का होता है, एक धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव, एक ऋणात्मक प्रभाव। वो परिभाषा एकदम सरल से लिख लियो कि जब कार्बन की श्रृंखला या चैन के बीच धन 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 आवेश रहता है या आंशिक धन 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 आवेश रहता है तो वो धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव, और जब कार्बन श्रृंखला के बीच श्रृंखला के ऊपर आंशिक ऋण आवेश रहता है तो उसे ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव कहते हैं। ऐसा ना समझ में आवे तो फिर अपना वो अलग बना सकते हो कि यदि कार्बन श्रृंखला में जो तत्व लगा हुआ है, एक अन्य तत्व लगा हुआ है, उसकी विद्युत ऋणात्मकता कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता से अधिक हो तो इस में जो प्रेरणिक प्रभाव उत्पन्न होगा वो धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव उत्पन्न होगा। और वही दूसरी तरीके से बता सकते हो कि यदि कार्बन श्रृंखला में जो अन्य तत्व लगा है उसकी विद्युत ऋणात्मकता कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता से कम हो तो इस कार्बन श्रृंखला में जो प्रेरणिक प्रभाव उत्पन्न होगा उसे हम क्या कहेंगे? ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव। बात समझ पाए? धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव को आई पॉजिटिव से प्रदर्शित करते हैं और ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव को आई निगेटिव से प्रदर्शित करते हैं। ये बातें आप लोग घर से लिख लेना ऐसे बना करके, ठीक है? तो लिख लेना प्रेरणिक प्रभाव 2 प्रकार का होता है, जो परिभाषा बता दी लिख लेना अपना। समझ पाए? क्लियर?